दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या पॉसिबल और क्या प्रोबेबल ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से शायद मेरा जो है नी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो मेरे से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया, या आपने ऐसा क्या अलग चीज़ें किया, क्या चीज़ें आपने अलग तरीके से किया जिसकी वजह से शायद आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो यार मैं मेजर जो कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे वो मैंने आज लिस्ट डाउन किया है। तो देखो, 3 चीज़ें हैं जो शायद मेन रीजंस थे। एक तो पीवाईक्यू का मैंने बहुत ढंग से एनालिसिस किया था। एक तो मुझे लास्ट तक ये फिगर आउट हो गया था कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ये चीज़ें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाई वेटेज टॉपिक्स, यार मैं क्या करता था, हमेशा मेरी प्रायोरिटी पे हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, हाई वेटेज टॉपिक्स को और ढंग से प्रिपेयर करता था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लो वेटेज टॉपिक्स जो ऑलरेडी प्रीवियस 10 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए उनको मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता था, उनको भी मैं पढ़ता था, बट मेरा प्रायोरिटीज़ एकदम बिल्कुल सेट रहता था कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ना है, फिर मुझे उस पर सबसे ज़्यादा टाइम भी हाई वेटेज पे ही देना है, फिर उसमें अकॉर्डिंग टू वेटेज वाइज मैं अपना टाइम और अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कम करूँगा। क्योंकि यार देखो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट है या फिर वो मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें ही स्टोर करके रखेगा, बाकी की चीज़ें, फालतू की चीज़ें वो फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, तो आपको ये सेट करना है कि आपको कौन सी लिमिटेड चीज़ें आपकी मेमोरी में एकदम टॉप प्रायोरिटी पे, एकदम नंबर 1 पे रखना है, और कौन सी चीज़ें आपको एक हायरार्की, एक ऑर्डर पूरा सेट करना है कि कौन सी चीज़ें उसके बाद आएगी किसी, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले रीजन पे आते हैं यार, पीवाईक्यू एनालिसिस। देखो यार, ये चीज़ बहुत सिंपल है कि आप लोगों को भी करना ही चाहिए। एटलीस्ट जो लोग सिर्फ जो बहुत टॉप स्कोरर्स ही नहीं, सिर्फ जो सिलेक्शन के लिए भी एम करें, मान लो जिसका टारगेट सिर्फ 600 प्लस है या 620 है, जिनका टारगेट सिर्फ एक कोई सिंपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि यार पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करो, सिंपल रिवीजन के लिए एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ, स्टार्ट हमेशा प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन से ही करो। अब वो नीट के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अलावा मैं जेई वगैरह का भी करता था, बट एटलीस्ट आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के नीट क्वेश्चंस तो करने ही करने, और वहाँ से आपको एक ढंग का आइडिया लग जाता है कि यार कहाँ से बार बार जो है चीज़ें पूछी जा रही है। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको हर एक चैप्टर करना चाहिए, और डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी मान लो कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आप जज कर सकते हो सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस से। बायो में आप क्या जज कर सकते हो कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो प्योर एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता ही नहीं है, एनसीईआरटी की लाइनें उठ के डायरेक्टली आ जाती है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है कि शायद बाहर से आ जाए, या फिर मान लो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाए, थोड़ा बहुत आएगा तो अंदर से ही, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करे। तो ये सब चीज़ों का डिफिकल्टी लेवल का आपको आइडिया लगता है, बहुत सी चीज़ों का आपको एक आइडिया ढंग का लग जाता है अगर आप ढंग से पीवाईक्यू एनालिसिस करें। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के, जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो चीज़ें मैं पूरे 2 साल के स्पैन में पढ़ा हूँ, वो मैं लास्ट के 3-4 ईयर्स में कंटिन्यूसली वही सेम चीज़ को पूरे फुल पोटेंशियल में रिवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, बेसिकली मुझे पता करना है कि क्या ज़्यादा प्रायोरिटी पे है और क्या कम प्रायोरिटी पे है। ठीक है, व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी। तो देखो, बेसिकली मैंने एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बना लिया था, मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अकॉर्डिंग डिवाइड करके थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो, फिजिक्स में सबसे पहले हम आते हैं एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी पे देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो 12th एनसीईआरटी और एक हो गया तुम्हारा 11th एनसीईआरटी। 12th एनसीईआरटी मस्ट है, मस्ट एकदम करना ही है, तुम्हें करना ही पड़ेगा ढंग से एकदम। जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ते हो, 12th की एनसीईआरटी मस्ट है। उसमें भी अगर आप मेरे से पूछोगे, जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म में भी जो थियोरेटिकल पार्ट है, मैग्नेटिज्म का थियोरेटिकल पार्ट, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स हो गया, ठीक है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब टॉपिक्स, इवन करंट भी। करंट में से हमारे ईयर में 2020 में थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था एक ग्राफ को लेके, अगर आपको थोड़ा याद हो, अगर आपने सॉल्व किया हो, तो कॉपर कंडक्टिविटी पे एक ग्राफ आ गया था हमारे 2020 के पेपर में। ठीक है, अगर मैं 11th फिजिक्स बोलूँ तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटर यही है कि आप प्रिपेयर्ड रहो, आप 11th एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लो। लेकिन 11th एनसीईआरटी अगर आप 1 या 2 बार भी रीड कर लेते हो और चीज़ों को समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिजिक्स 12th की एनसीईआरटी बहुत ढंग से करनी है। और
इसको करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बोर्ड्स में ऑलरेडी करोगे। 12th फिजिक्स एनसीईआरटी आप बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होगे, तो तब तो आपका ये हो ही जाएगा। इसके बाद फिजिक्स के बाद यार हम आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूँ कि यार फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल में जस्ट लाइक फिजिक्स में ये कहूँगा, और जस्ट लाइक 11th फिजिक्स, जैसे 12th फिजिक्स में आपको पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, फिजिकल में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको एक एक लाइन एकदम बायो की तरह आपको एक एक लाइनें पता होनी चाहिए, बट हाँ फिजिकल में जरूर जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है वो जरूर आप एकदम बायो की एनसीईआरटी की तरह एकदम लाइन वाइज एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के एक एक लाइन को याद करके कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल में थियोरेटिकल चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं? थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा बहुत कर सकते हो, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स इतना नहीं है, बट फिर भी जितना जहाँ जहाँ पे भी थियोरेटिकल चीज़ें पॉसिबल हो, मान लो तुम्हारा और कोई भी चैप्टर है अगर, तो वहाँ पे भी अगर थोड़े बहुत थ्योरी की चीज़ें मिल जाती है तो वो आप ढंग से कर सकते हो। अब हम आते हैं किस पे? इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक तो देखो आपको पूरा बायो की तरह पूरा एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि आपको फुल एनसीईआरटी पढ़नी है। पर्टिकुलरली अगर आप मेरे से पूछो कि कहाँ कहाँ पे एनसीईआरटी अगर मैं इतना ढंग से नहीं पढ़ा हूँ तो चल जाएगा, तो देखो ब्लॉक्स का आपको पूरा करना ही है। ब्लॉक्स में मैं कहूँगा कंप्लीट एनसीईआरटी मस्ट है, ब्लॉक्स में आप एनसीईआरटी छोड़ ही नहीं सकते। बट बाकी में अगर आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे हैं, अगर आपके टीचर ने बहुत ढंग से आपको पढ़ा रखा है, तो फिर जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अगर आपने मान लो नहीं किया, बट आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे, आपके टीचर ने ढंग से करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक टेबल का अगर आप गलती से छोड़ के भी चले आते हो एनसीईआरटी तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ ब्लॉक्स करना है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल बॉन्डिंग की भी पूरी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक जैसे मेटलर्जी, प्योर एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई मॉड्यूल कुछ भी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं कहीं से। मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, इतने सारे थ्योरेटिकल चीज़ें बनती है उसमें, ठीक है। तो थ्योरेटिकल जितने भी पार्ट्स है वो सब आपको एनसीईआरटी से करना है। तो देखो ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में आपको मैं थियोरेटिकल चैप्टर्स की लिस्ट दे देता हूँ, ये आपको मस्ट एनसीईआरटी से करना है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो एनसीईआरटी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एनसीईआरटी से, ऑफकोर्स ये समझ में भी आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जो किसी टीचर का पढ़ाया हुआ ही ढंग से समझ आता है। आप एनसीईआरटी बेस्ड या फुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, वहाँ पे टीचर का इतना पॉइंट नहीं आएगा, बट हाँ वहाँ पे आप एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हो, बायो की तरह अगर आपने एक एक लाइन को ढंग से पढ़ रखा है तो ही आपका जो है क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो पहला है 11th में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आप ज़रूर कर लेना। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें वो सब मेथड्स आते हैं, जेल्डाल मेथड आता है, दुमास मेथड आता है, तो एस्टिमेशन के मेथड्स वगैरह आ गए, फिर अलग अलग तरीके से हम परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि 12th में अगर आप बोलोगे तो लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सब थ्योरेटिकल हैं और ये इसमें से पक्का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा मान लो एनवायरमेंटल हो गया, जैसे एनवायरमेंटल को कुछ लोग इनऑर्गेनिक में भी काउंट करते हैं, ऑर्गेनिक में करते हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। बट अगर आप ऑर्गेनिक में काउंट कर रहे हो तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी एक ऐसा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपको करना ही करना है एनसीईआरटी से। तो इन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, और ऐसे नहीं करना है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लिया हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक लाइन और एक एक लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन वाली बुक आप उठा लो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बुक हो और उसको सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपका ढंग का मॉड्यूल भी है तो आप वो भी कर सकते हो। बट इनकी एनसीईआरटी आपको, जैसे आप बायो को एक एक लाइन करते हो ना स्टेटमेंट वाइज, और एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक में भी करना है। इन चैप्टर्स के लिए एटलीस्ट तो करना ही करना है। बाकी आपको पता है आपको क्या करना होता है, नेम रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स। इसके अलावा इंट्रो वाले जितने भी चैप्टर्स है ना वो भी अच्छा है, जैसे कि आईयूपीएससी और जो स्टार्टिंग वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो जो इंट्रो वाला पार्ट है उसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आइसोमेरिज्म, इसमें से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स, ये मिला के आपका आधा ऑर्गेनिक हो जाता है, यानी कि 6 to 7 क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए। इसमें अगर आप नेम रिएक्शंस मिला दो तो टोटल 10 to 11 क्वेश्चंस हो गए, यानी जो अराउंड 40 to 50% ऑफ सिलेबस है उसमें से ही आउट ऑफ 15 11 to 12 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं समझ गए? ऑर्गेनिक में अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपके 11-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या? नेम रिएक्शंस और उसके पूरे मैकेनिज्म वगैरह, ठीक है। इसके अलावा और क्या, आईयूपीएससी करना है, आइसोमेरिज्म करना है, और जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स मैंने बोले। बायो में यार व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू, तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी तो देखो करनी है,
और एनसीईआरटी से ही अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा पेपर एनालिसिस करोगे 2019 तक तो मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा बहुत एक आध बाहर फिर से आ जाता था, बट 20 में फुल एनसीईआरटी से, 21 में फुल एनसीईआरटी से, 22 में फुल एनसीईआरटी से। तो बेसिकली देखो लास्ट प्रीवियस 3 साल का ट्रेंड है, प्योर पूरा जो पेपर है वो पूरा कहाँ से आ रहा है, आपका एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली काइंड ऑफ 100% एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी आप पढ़ो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उस चीज़ के लिए आप आपके टीचर की हेल्प ले लो, या फिर अगर आप कोई बुक रेफरेंस बुक देखना चाहते हो देख सकते हो, बट वो सिर्फ तभी है जब आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है या एनसीईआरटी याद नहीं हो रही या फिर कोई पॉइंट में बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है। बाकी आपको पूरा एनसीईआरटी करना है और एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन बुक करना है। तो ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, अपने रिसोर्सेज को, अपने माइंड को इधर उधर लगा रहे होते हैं। मान लो कि मैंने कहीं पे क्या कर दिया कि मेरे को जहाँ पे मॉड्यूल पढ़ना था वहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को जहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ना था वहाँ पे मैंने मॉड्यूल पढ़ लिया, जहाँ पे मॉड्यूल पढ़ना था वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ठीक है। मान लो जो थियोरेटिकल चैप्टर्स मैं तुम्हें बताए उनका तुम मॉड्यूल पढ़ रहे हो, और मान लो मैंने नेम रिएक्शंस वगैरह उसके लिए तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज आप जो है गलत जगह यूटिलाइज करो। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कहाँ पे आपको कुछ और चीज़ पढ़ना है, कहाँ पे आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना है, और कहाँ पे आप सुपरफिशियली भी अगर आप रीड करके निकल जाते हो तो वो चीज़ें हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों के लिए आप टीचर से भी हेल्प ले सकते हो, टीचर्स भी काफ़ी हद तक गाइड कर देते हैं, और बाकी मैं तो ऐसे वीडियोस बनाता ही रहूँगा। चलो यार, तो ये हो गया हमारा व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। इसके अलावा यार मैं आपको कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स बता देता हूँ। अगर आप मेरे से फिजिक्स के लिए पूछोगे तो मैं फिजिक्स के लिए कहूँगा सबसे पहले आप 12th के हाई वेटेज टॉपिक पे आओ। 12th के हाई वेटेज टॉपिक कौन सा होता है यार, मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न से ही अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस के आसपास आ सकते हैं। मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर ले लो। ये जो चैप्टर्स है ना ये काफ़ी इजी हैं कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट के या बाकी के तो काफ़ी इजी हैं, बट हाई वेटेज है, यानी कि आप इजी काम करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो बाकी इलेक्ट्रोस्टैट से छोटा है, बट फिर भी हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ ही रहे हैं, और आने भी चाहिए, आगे भी 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ ही रहे हैं। और वो इजी टॉपिक्स पे होते हैं, वो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है यही टाइप का क्वेश्चन काइंड ऑफ आएगा। इसके अलावा क्या 12th में अगर आप मेरे से पूछोगे तो बाकी मैग्नेटिज्म का भी वेटेज काफ़ी हाई है, ऑप्टिक्स का आपको पता है वेटेज काफ़ी हाई है। ऑप्टिक्स में रे और वेव दोनों है, बट ये थोड़े टफ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली अगर आप मेरे को मॉडर्न वगैरह से कंपेयर कराओगे तो थोड़े टफ है, बट वेटेज भी हाई है, तो आप ये भी कर सकते हो। और इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह मैं कहूँगा टफ तो बहुत है, बट क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। चलो अब हम आते हैं यार केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री में फिजिकल का मैं नहीं बता रहा, बिकॉज फिजिकल में वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है यार। देखो अगर आप फिजिकल का ढंग से एनालिसिस करते हो ना तो आपको पता लगेगा कि एक चैप्टर में से एक दो करके ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज है, और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जहाँ से बिल्कुल ही एकदम क्वेश्चन ही नहीं आते, ठीक है। बट कुछ ऐसे छोटे मोटे चैप्टर जैसे रेडॉक्स वगैरह हैं, बहुत सिंपल है, बहुत छोटे चैप्टर, लेकिन पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन जनरल फिजिकल में ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब इवन वेटेज सा है, तो फिजिकल में आपको सारे टॉपिक्स को काइंड ऑफ इवनली ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमेशा की तरह केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में देखो आप जो इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ मान लो 45, अभी तो 50 हो गया है, बट फिर भी मान लो जो 15 क्वेश्चंस होंगे इनऑर्गेनिक में, तो केमिकल बॉन्डिंग उसमें से ही 4-5 क्वेश्चन उसमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मान लो आप रिवाइज कर रहे हो, इनऑर्गेनिक रिवाइज करने गए, सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक पढ़ो और वो है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, इसके बाद आप आ जाओ 11th के ही चैप्टर्स से शुरू करो, पहले एस ब्लॉक वगैरह करो और फिर पूरा ब्लॉक कर डालो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ PDF, यानी पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री आपको उसके बाद कर डालना है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री का भी काफ़ी हाई वेटेज है। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर वेटेज देखोगे तो ब्लॉक का अगर कंबाइंड है फिर तो केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा हो जाएगा, बट इंडिविजुअल ऑफकोर्स केमिकल बॉन्डिंग से कम है, बट कंबाइंड ब्लॉक का वेटेज केमिकल बॉन्डिंग से भी ज़्यादा है। कंबाइंड मतलब SP, D and F सब मिला के, ठीक है, SP, D and F मिला के, तो ये आप उसके बाद ब्लॉक्स कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कर लेना। तो यार उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पे आ जाएंगे। तो बेसिकली देखो पीरियोडिक टेबल पे आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल काफ़ी इजी है बट उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल आप कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली जो भी बचता है मेटलर्जी हो गया एंड ऑल जो भी है। तो इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक में। तो देखो ऑर्गेनिक का तो बेसिक मैंने तुम्हें बता ही दिया। बेसिकली हमें वही थियोरेटिकल चैप्टर्स करने हैं, स्टार्टिंग इंट्रो वाला पार्ट करना है, यानी IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, सब बेसिक चीज़ें करने के बाद आप रिएक्शंस पे मूव ऑन कर जाओ। रिएक्शंस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको स्पेशल एम्फोसिस किस पे करना है, नेम रिएक्शंस पे। ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया। बायो का देखो हमें पता ही है, पूरी NCERT करनी है, तो बायो भी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तुम्हें यार मेन रीजंस बता दिए हैं, आपको क्या क्या करना है, किस पे ध्यान देना है। PYQ एनालाइज करो, मेन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, जो टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज में है, जो टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उन्हीं टॉपिक्स को ढंग से रिवाइज करके जाओ, उन्हीं टॉपिक्स को ढंग से पढ़ के जाओ। मेन चीज़ें करके जाओगे तो आराम से आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने, और आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आप आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे होंगे। तो